हिस्ट्री की पिछली क्लास में हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, उसका व्यापार कहाँ था, उसकी सारी लगभग जो परीक्षा संबंधित जो भी क्वेश्चन जहाँ से आ सकते हैं उन सारे पहलुओं को हमने देखा। उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं, तथ्यात्मक विशेषताएं, सैद्धांतिक विशेषताएं, सारा कुछ हमने जो है उसमें अध्ययन किया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम वैदिक संस्कृत शुरू कर रहे हैं। वैदिक संस्कृत के इस पहले क्लास में हम आर्यों के बारे में जानेंगे, उनका समय जानेंगे, उनके बारे में हमें कहाँ से सूचना मिलती है, वो कहाँ से आए थे, उनकी प्रवृत्तियाँ क्या थीं, इस सब बारे में हम अध्ययन करेंगे। और वैदिक संस्कृत के बारे में जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है, वेदों के बारे में, उन वेदों के बारे में परीक्षा से उपयोगी जो भी सामग्री है वो हम इसमें देखेंगे। चारों वेद, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं ये वैदिक संस्कृत का पहली क्लास। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। वैदिक संस्कृत का समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब होता है? 1750 ईस्वी में अंतिम रूप से अलक्षित हो जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। और 1750 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व में वैदिक संस्कृत हमें दिखाई पड़ती है। तो इस 250 वर्षों में 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य की अभी हमें बहुत पुख्ता जानकारियाँ नहीं हैं। ये ऐसा माना जाता है कि वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद छिटपुट बस्तियाँ अलक्षित स्थिति में जो थोड़ी बहुत विशेषताएं लिए हुए थे, बहुत जिसको हम नाम मात्र विशेषताएं कह सकते हैं सिंधु घाटी की, या नहीं उसको उसमें नहीं जोड़ सकते हैं, ताम्र पाषाणिक बस्तियां उसे कह सकते हैं। ये पूरे उत्तर भारत में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। इन्हीं बस्तियों का अस्तित्व हम व्यापक रूप से देखते हैं। और नगरीय संस्कृत का पूरी तरह से सफाया रहता है इस दौरान। और जब वैदिक संस्कृत आती है, यहाँ भी नगरों का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ ये संस्कृत, वैदिक संस्कृत आर्यों द्वारा निर्मित है। आज सबसे पहले देखते हैं आर्य कौन थे और ये कहाँ से आए थे, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं। तो आर्य, ऐसा माना जाता है कि वैदिक संस्कृत निर्माण किसने किया था? आर्यों ने। आर्यों ने किया था। आर्य के भारत में आगमन से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। हमने वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के समय में भी देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन में मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट आदि विद्वानों ने वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मूल कारण आर्यों का आक्रमण माना था। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम अवस्था और इसकी अग्रगामी टुकड़ियों ने सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ टकराव हुआ हो, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। लेकिन गैप इतना ज़्यादा है कि इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ जा सकता। हाँ, ये माना जा सकता है कि थोड़ी बहुत सिंधु घाटी सभ्यता की लास्ट वाली स्थिति और वैदिक संस्कृत प्रारंभिक स्थिति में थोड़ा बहुत हो सकता टकराव हुआ हो। ये इनके आने का जो विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं, भारत में इनका आगमन जो हुआ है, विद्वानों के जो मत हैं उसमें कई मत हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे BG तिलक का मत, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने माना कि जो आर्य थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। अब इस पर थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। उत्तरी ध्रुव हम जानते हैं कहाँ पे है। आप नॉर्वे जाएंगे, नॉर्वे या जो आर्कटिक सर्किल है इसके ऊपर है। उत्तरी ध्रुव में जो निवास लोगों का है वो संभव नहीं है उत्तरी ध्रुव, अगर मूल रूप से इसका संदर्भ उत्तरी ध्रुव से लिया जाए तो। लेकिन अगर साइबेरियाई क्षेत्र से लिया जाए तो यहाँ पर जैसे आज लोग निवास करते थे, हो सकता है उस समय भी आर्य निवास करते रहे हों, और वहीं से इन लोगों ने जीवन आसान करने की खोज में पूर्व की तरफ अपना रुख किया और अपने तीव्रगामी घोड़ों की सहायता से ये हिंदू कुश पार करके
सप्त सैंधव प्रदेश में आने में सफल हो गए। लेकिन उत्तरी ध्रुव से अगर मूल रूप से माना जाए तो यह संभव नहीं लगता है। दूसरा, दयानंद सरस्वती। इनका मत है कि जो आर्य थे तिब्बत से आए थे। अब तिब्बत से आर्यों का आने का मत मात्र इसलिए उन्होंने कहा होगा कि दोनों सप्त सैंधव प्रदेश या सिंधु घाटी के जो क्षेत्र था वो क्षेत्र और तिब्बत से लगातार विभिन्न हिमालय के दर्रों द्वारा आवागमन चलता रहता था और ये संभव हो सकता था कि वहाँ से कुछ जो व्यापारी थे या इस तरह से जो थोड़े से साहसी थे उन लोगों ने आकर के यहाँ पर इस संस्कृत का निर्माण किया, लेकिन ये भी संभव नहीं लगता है। तीसरा जो मत है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का। इन्होंने ये सप्त सैंधव प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश से मानते हैं। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय भी इसी लगभग सिंधु इसी क्षेत्र में हुआ था और बिना सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के ये एक अलग संस्कृत अचानक पुरानी चली जाती है और दूसरी नई, एकदम से नई संस्कृत, नया रहन सहन अचानक आ जाना, ये थोड़ा सा असंभव सा लगता है। क्योंकि वैदिक सिंधु संस्कृत नगरीय थी, पूरी तरह नगरीय थी, व्यापार पर आधारित थी और ये आर्यावर्त संस्कृति, कबायली संस्कृति थी। ये लोग व्यापार वाणिज्य केवल पशुओं का करते थे, पशुचारण यहाँ प्रमुख था, कृषि गौड़ था और इसके अलावा और कोई व्यापार नहीं होता था, पशु चोरी होती थी, आपस में युद्ध होते थे, ये सारी विशेषताएं थी यहाँ पर। तो ये भी संभव नहीं है कि सप्त सैंधव प्रदेश से ही विकास हुआ हो। इसके बाद है गाइल्स महोदय। इनका मानना है कि हंगरी एवं डेन्यूब घाटी, ये मूलतः काकेशस का क्षेत्र है, काकेशस से आसपास का क्षेत्र। तो ये संभव है कि जो आर्य थे शुरुआती, ये यहाँ के रहने वाले लोग रहे हों और जो अच्छे जीवन के प्रयास में इन्होंने माइग्रेशन किया हो, जैसे हम हर युग में होता आया है। और इन्हें सप्त सैंधव प्रदेश में आ करके एक ऐसा जगह मिली हो जहाँ पर मौसम उनके अनुकूल था, जीवन यापन आसान था, पशुचारण आसान था। और ये क्षेत्र जो है उसी में पड़ता है, स्टेपी प्रदेश जो यूरोप का है उसके आसपास है। तो यहाँ पर जो घास के मैदान हैं, यहाँ पर भी आपके घास के मैदान उन्हें मिले होंगे और एक संस्कृत का विकास इन लोगों ने आकर किया। और ऐसा संभव भी है क्योंकि इन क्षेत्रों में पाए गए बहुत सारे पशुओं, कुत्ता, घोड़ा, घासें, देवदार वृक्ष, मतलब इस तरह से बहुत सारे वृक्ष जो वहाँ पाए जाते थे, वो भी सब लगभग समस्त भारतीय भाषाओं में एक ही जैसे दिखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से इन लोगों ने ये आर्य जो है माइग्रेट करके सैंधव प्रदेश में आए थे। एक और है महत्वपूर्ण मत है मैक्स मूलर का। मध्य एशिया से आने का ये इस सेंस में हो सकता है कि हंगरी और डेन्यूब घाटी से आने के बाद ये लोग सीधे ना आकर के मध्य एशिया से होते हुए यहाँ पर काफ़ी समय इन लोगों ने प्रवास किया हो, उसके बाद इन धीरे धीरे आगे बढ़े और सैंधव प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की स्थिति वाले लोगों से इनका थोड़ा बहुत टकराव हुआ और ये सप्त सैंधव प्रदेश में आकर अपना पंजाब के पूरे क्षेत्र में, पंचनद प्रदेश में इन्होंने अपना जीवन यापन के लिए अपना क्षेत्र चुना। और इसका मूल कारण यह है कि 2-3 अभिलेख पाए गए हैं, जैसे बोगजकोई का, एशिया माइनर में बोगजकोई का अभिलेख, एशिया माइनर
में बोगज कोई का। एशिया माइनर बोगज कोई का अभिलेख है जो 1400 ईसा पूर्व का है। यहाँ पर जिन देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। हम जानते हैं कि इंद्र वैदिक ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता है और इसका एशिया माइनर में पाया जाना ये बताता है कि आर्य वहाँ से अगर ना आए हो, वहाँ से होके जरूर आए होंगे, वहाँ पर उन्होंने लंबा समय व्यतीत किया होगा, इसीलिए अभिलेख का वहाँ पाया जाना ये सूचित करता है। इसके अलावा कस्सी अभिलेख ये इराक में है, ये 1600 ईसा पूर्व का है। मितन्नी अभिलेख ये 1400 ईसा पूर्व का है, ये भी इराक का है। अब इन दोनों अभिलेखों में भी सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वहाँ पर ये पाया जाता है कि वहाँ पर देवताओं के इस जो इंद्र, मित्र, वरुण, नासद इस तरह के भारतीय आर्य देवताओं के नाम इन अभिलेखों में पाए गए हैं। अब आगे बात आती है कि इनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। क्योंकि इस समय लिपि का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे, शिक्षा मौखिक ही होती थी, तो जो इन लोगों ने ग्रंथों की रचना की, सबसे पहले 4 वेद रचे गए। कौन कौन? ऋग्वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वो है इसका जो उच्चारण करने वाला देवता थे। ये जो वेद हैं, इन वेदों की रचना सबसे पहले इन्हीं आर्यों ने की थी और आर्य संस्कृत को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ये वेद ही हैं। इन वेदों के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि इन वेदों में मुख्य विषय क्या हैं, इनको कैसे, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने मंत्र हैं, कितने मंडल हैं, ये सब हम देखते हैं। तो ऋग्वेद में जो मुख्य विषय था इसका, वो है देवताओं की स्तुति। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति। इसके बाद इसको जो गायन करते थे वो होता या होत्र। इसमें 10 मंडल थे। 1028 सूक्त, 1028 सूक्त थे इसमें। इसके अलावा 10 मंडल में प्रथम और अंतिम बाद में जोड़े गए। हैं और अंतिम मंडल जो 10वां मंडल था, 10वें मंडल में हमें जाति व्यवस्था का आभास मिलता है। ठीक, इसमें ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा था। प्रथम और अंतिम मंडल बाद में जोड़े गए। जात व्यवस्था का इसमें आभास मिलता है 10वें मंडल में, ये भी बाद में जोड़ा गया। इसका उद्गार होता है, होत्र करते थे। इसके जो उपनिषद है इसका, ऐत्रेय और कौशितकी। दूसरा सामवेद, इसमें जो दिया गया है संगीत से संबंधित है। इसका जो गायन करता था वो है उद्गाता। कौन था? उद्गाता। और इसका जो उपनिषद है क्या है? छांदोग्य और केन या तलवकार।
केन्या तलोकार उपनिषद इसका था। इसका गायत, इसका संगीत में इसे विशेष महत्व है। और ऋग्वेद के अधिकतर मंत्र, सामवेद के अधिकतर मंत्र चूँकि ऋग्वेद से लिए गए हैं, तो इसका जो है बाकी और महत्व नहीं है। इससे क्वेश्चन जो उठता है वो उद्गाता पूछा जाता है। उपनिषद कौन कौन से हैं? छांदोग्य, केन्या, तलोकार। इसके बाद यजुर्वेद की बारी आती है। इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधान है। ठीक, इसका जो गायन करता है अध्यर्य, इसका जो विषय है ये गद्य और पद्य में लिखा गया है। ये भी बार बार पूछा गया, गद्य प्लस पद्य में लिखा गया है। इसकी 101 शाखाओं में 5 उपलब्ध हैं। 101 में 5 हैं, जिसमें 4 कृष्ण यजुर्वेद की हैं और प्लस 1 शुक्ल यजुर्वेद की। इसे वाजसनेयी संहिता कहते हैं, वाजसनेयी संहिता। इसके जो प्रमुख वो उपनिषद हैं तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। अथर्ववेद संबंधित है औषधि, रोग निवारण, टोना टोटका आज से संबंधित है। इससे जो अथर्ववेद के इसका जो गायन करते थे ये थे ब्रह्मा। ये बार बार पूछा जाता है इसके गायन करना। इसके रचयिता अथर्वा ऋषि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अथर्वा ऋषि। इसमें 711 सूक्त और 40 अध्याय हैं। इसके जो उपनिषद हैं प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य, ये इसके उपनिषद हैं अथर्ववेद के। चूँकि ये सबसे बाद में लिखा गया है और बाकी इन सामवेद यजुर्वेद के अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, तो ज़्यादा महत्व अथर्ववेद का ही है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व अधिक है। और ये चारों वेद, इसके अलावा वैदिक साहित्य में बहुत सारी और चीज़ें हैं जो अगले वीडियो में क्लास में अटेंड होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।